नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी जुबान की इस क्राइम स्टोरी पे। दोस्तों, यूँ तो बहुत सारी कहानियां मैंने अब तक सुना दी और धन्यवाद आप लोगों का जो आपने मुझे सपोर्ट किया। आज जो एक कहानी है जो मेरे समझ के परे है। बेसिकली एक अदालत है, केस चल रहा है जिसके अंदर एक मुलजिम है सॉरी। और मुलजिम कहता है कि मैं निर्दोष हूँ बट मुझे फांसी दे दो। मतलब ये कहता है कि एक आदमी कहता है कि उसको किसी कत्ल के इल्जाम में उसे हिरासत में लिया, रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर भी वो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ बट फिर भी मुझे फांसी दीजिए, मौत से कम सजा मत दीजिएगा। ये बात सुनने के बाद जज साहब कहते हैं कि ये क्या बात हुई, आप खुद को कहते हो कि निर्दोष हो और फिर भी कहते हो कि मौत से कम सजा नहीं चाहिए। जज साहब कहते हैं कि ये क्या बात हुई, तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो फिर भी तुम कहते हो कि मैं निर्दोष हूँ, मौत से कम सजा नहीं चाहिए। ये बात तो समझ में नहीं आई। बोलता है कि जज साहब देखो, यदि आप मुझे उम्र कैद दोगे तो मैं हाई कोर्ट अपील करूंगा। हाई कोर्ट में मेरा केस, और ये जो हाई कोर्ट है मेरी केस को जल्दी आने नहीं देगा, फिर मेरा बहुत दिन तक चलता रहेगा, मैं निकल नहीं पाऊंगा। और ये आप मुझे मौत की सजा दोगे तो हाई कोर्ट मैं यहाँ से चैलेंज करूंगा आपके वर्डिक्ट को। उसके बाद हाई कोर्ट मेरी, सबसे पहले तो ये बात बता दूं और ये बात सही भी है कि जिसको मौत की सजा मिलती है उसको उसकी जो केस की जो हेयरिंग है वो बहुत जल्दी आती है। तो जज साहब सुन के चकरा जाते हैं, बट फिर भी जज साहब उसे जो सजा सुनाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट ये स्टोरी क्या है और ये जो शख्स, इंसान जो खड़ा है और अपने लिए मौत की सजा मांग रहा है, वो क्या है और स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, स्टोरी यूं है कि ये जो है शख्स, ये है संतोष। संतोष जो महाराष्ट्र में एक छोटा मोटा आर्किटेक्ट है, अच्छा खासा कमाता है और अपनी फैमिली के साथ रहता है और ये शादीशुदा है। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही होती है तो उसके यहाँ एक लड़की जो है रिसेप्शनिस्ट के तौर पे आती है जिसका नाम वैशाली है, और वो 32 साल की होती है और ये जो है 39 ईयर्स के होते हैं संतोष। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, वैशाली भी शादीशुदा है जिसके एक बच्चा है और वो अपने पति के साथ खुशहाल रहती है। कुछ दिन तो अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अब चूंकि संतोष और वैशाली दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और जिसके वजह से इन दोनों के बीच में नजदीकियां हो जाती है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मिलना जुलना होने लगता है, बहुत सारी बातें चलती हैं और अब इनको एक दूसरे से टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जबकि संतोष भी शादीशुदा है, उसकी जिंदगी भी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी दिल पे किसी का जोर नहीं। और जो मर्द का मन होता थोड़ा सा रंगीन होता, आशिक मिजाज होता है, संतोष शायद उसी किस्म का इंसान है। उसने अपने दिल पे काबू नहीं रखा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। तो वैशाली और संतोष दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, इन्हें अच्छा लगता था। कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा। अब वैशाली के पति को कुछ इसके रंग ढंग ठीक नहीं लगे, और हुआ भी क्यों कि कुछ दिन वो झूठ बोलकर जाती कि हम यहाँ ऑफिस के काम से जा रहे हैं। तो वैशाली का पति एक दिन इन दोनों को बहुत बार रंगे हाथों पकड़ा और वार्निंग देता था और इन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता था। लेकिन अब वो समझ चुका था कि वैशाली अब मानने वाली नहीं है, तो वैशाली को उसने छोड़ दिया। उसने कहा तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो वैशाली का पति जो है अपने छोटे से बेटे को लेकर अलग रहने लगा और वैशाली भी उससे अलग होकर एक फ्लैट किराए में ले जिसका खर्चा संतोष उठाता था। अब वैशाली फ्री हो चुकी थी, अब उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब वो फ्री हो चुकी थी, ना उसके बच्चे का कोई टेंशन ना कुछ। अब संतोष भी
अक्सर अब खुले हाथ हो गया कि उसके फ्लैट पे जाता, उसके साथ टाइम स्पेंड करता। ऐसे चलता रहा, काफी अच्छा टाइम बीत रहा था संतोष के भी। उसकी फैमिली लाइफ भी चल रही थी और एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ भी अच्छी चल रही थी। लेकिन वैशाली के अरमान कुछ अलग हो गए। अब वो सोच रही थी कि अब कुछ पैसे बना लिए जाए, क्योंकि संतोष पैसे वाला था, उसके ऊपर पैसे खर्च करता था। लेकिन अब जो कामना थी, मनोकामना जो थी, अब वो बड़ी हो चुकी थी। अब उसे अमीर बनना था। अब उसने संतोष को प्रेशराइज करना शुरू किया कि मुझसे शादी करो, अब तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन संतोष अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और बेसिकली उसे अब अवॉइड करने लगा था, क्योंकि अब वो उसे लग गया कि अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब संतोष वैशाली से कटा कटा रहने लगा, जिसकी वजह से वैशाली भी जो है अब अब समझ में आ गया था कि अब संतोष इससे पीछा छुड़ाना चाहता है। वैशाली ने संतोष को अब धमकी दिया कि यदि आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को सब कुछ बता दूंगा। अब संतोष जो है, जैसे ही संतोष को वैशाली की धमकी देने वाली बात आई, अब वो जो जो इंटरेस्ट था, अब वो इंटरेस्ट और नफरत में बदल गई। पहले तो बस वो कटा कटा रहता था, लेकिन जब वैशाली ने उसको धमकाया तो अब उसने सोच ही लिया था कि इसका कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। उस दिन से उसने प्लानिंग शुरू कर दी और उसने प्लानिंग के तहत उसने ऐसा प्लानिंग बनाया ताकि लोगों को कुछ पकड़ा भी ना जाए, उस पर शक भी ना हो। कहते हैं ना कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन एक ना एक दिन आपकी जो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। हुआ भी ऐसा ही। तो अब इस बार उसने क्या किया, महाराष्ट्र में ही करीबन जहां उसके ऑफिस है वहां से करीबन 200 किलोमीटर दूर उसने एक जगह खरीदी। जगह खरीदने के बाद उसने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाना शुरू किया। और फार्म हाउस बनाने के साथ साथ उसने प्लानिंग शुरू कर दी थी। सारे घर में उसने डेकोर बहुत अच्छा कराया था। लेकिन एक जगह उसने क्या, मजदूरों को कह रखा था बाथरूम के अंदर टाइल्स तो लगा दी, बट वो जो जहाँ जो पैन्स होते हैं, जहाँ WC होता है, उसने उस जगह वाले एरिया पे टाइल्स नहीं लगवाए थे, सिर्फ गड्ढा खुदवा दिया था। और जब मजदूर काम कर रहे थे उसने मना कर दिया था कि यहाँ मत कुछ करना, सिर्फ गड्ढा खोद के रख दो। तो एक दिन वैशाली को फोन करता है और वैशाली को कहता है कि चलो टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट क्या देते हैं। मैं तुमसे शादी करने को तैयार, चलो आज घूम कर आते हैं। अब जो है वैशाली से वो फोन ले लेता है उसका, और वैशाली को भी समझ में नहीं आता कि वो क्यों कर रहा है, बट संतोष के मन में कुछ और था। वैशाली ने फोन अ, संतोष को दे दिया ताकि, अब संतोष ने जो किया, संतोष लेने के बाद उसने किसी को दे दिया। अब जो है उसने संतोष लेकर जाता है फार्म हाउस में। फार्म हाउस में शराब पीते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद उसने वैशाली के ड्रिंक में एक नशे की दवा दे दी, जिसके पीने के बाद, शराब पीने के बाद वैशाली बेहोश हो जाती है। अब बेहोश होने के बाद संतोष बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत आराम से, इत्मीनान से उसका गला दबाता है, गला घोंटता है और उसका काम तमाम कर देता है। काम तमाम करने के बाद अब वो लाश बन चुकी है, वैशाली के अंदर जान नहीं है। अब वो क्या करता है, वो लाश उठाता है और उसी बाथरूम में जहां गड्ढा बना हुआ है उसमें वो लाश को डालता है, मिट्टी डालता है। मिट्टी डालने के बाद अगले दिन अगले दिन
मजदूरों को बोलता है कि इसके ऊपर टाइल्स लगा दो, और मजदूर भी वही करते हैं, टाइल्स लगा देते हैं। और टाइल्स लगाने के बाद अब वैशाली की जो मौत की गुत्थी जो थी, संतोष के हिसाब से बंद हो गई। बहुत दिनों के बाद जब ये सारा कुछ मामला निपट गया है, तो जैसे वैशाली गायब हो जाती है, कुछ दिनों के बाद एक मैसेज आता है वैशाली के फोन से उसके माता पिता को कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एड्स हो चुका है, और कृपया मुझे आप ढूंढने का प्रयास ना करें। अब जैसे ये मैसेज एक माँ बाप को मिलता है, सपोज आप समझ सकते हैं कि जब आपकी औलाद आपको ऐसा मैसेज करे, भले उसको कोई भी बीमारी हो, तो कैसा लगेगा। जैसे ही मैसेज मिला, माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उनको समझ में नहीं आया अब क्या करें। उन्होंने क्या किया, अब अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते रहे। चारों तरफ उसने सर्च टीम दौड़ाई, अपने जितने रिश्तेदार थे, जिसके जिसके पास वो बात कर सकते थे, सबके पास गए। 3 दिन हो चुके थे, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। उसके बाद अब वो पुलिस पे जाते हैं, और पुलिस में सारा वाकया बता देते हैं कि ये मैसेज है, और ये मैसेज आने के बाद हम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही। अब जैसे ही मैसेज मिलता है, पुलिस को भी एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद सबसे पहले तो वो जो फोन का मैसेज आया था उसका लोकेशन ढूंढते हैं, और लोकेशन मिलने के बाद एक सर्च टीम जाती है वहां, जो फार्म हाउस से करीबन काफी दूर, काफी 200-300 किलोमीटर जो करीबन उससे भी आगे वहां का लोकेशन था। लेकिन वहां जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं था, वो सुनसान इलाका है। उसके बाद वो फोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है। पहला शक यहाँ था कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब पुलिस जो है अब ढूंढना कोशिश करती है कि क्या वैशाली एक और नंबर यूज कर रही थी। तो ढूंढते हैं, तो हाँ, एक और मोबाइल नंबर जो है ढूंढते हैं। इतने में दूसरी टीम जो है अब उसके पति को चेक करती है, क्योंकि पति पहला जो कल्प्रिट है पति हो सकता है, क्योंकि उसने पत्नी को छोड़ा है। हो सकता है कि वो चाहता था कि वो छोड़े नहीं और उसके पास रहे, लेकिन दुश्मनी तो दुश्मनी है, एक बार नफरत हो जाए तो नफरत हो जाती है। तो जाते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ मिलता नहीं उससे। लेकिन हाँ, एक चीज है, वो बात उभर के आती है कि क्यों वैशाली और जो उसका पति है उसके कदम, या कह सकते हैं कि रास्ते जुदा हुए। तो वो बताता है कि इनका जो चक्कर था उसके बॉस के साथ था। तो इस बार जो है एक नया कैरेक्टर आता है स्टोरी के अंदर, जो है संतोष। वैशाली कदम जो मर चुकी है, और संतोष जो है, अब संतोष, सारी निगाहें जो है अब संतोष के ऊपर चली जाती है। अब संतोष के फोन को सर्विलांस में डालते हैं, और जो वैशाली का दूसरा नंबर था वो जो है वो उन जगहों पे है जहां के तुम्हारा संतोष के फैमिली रिश्तेदार है। और जो वैशाली का जो नंबर, दूसरा वाला नंबर था, वो भी वहीं वहीं मिला जहां जहां फोन संतोष का है। अब पुलिस को लगा कि भैया ये क्या माजरा है कि वैशाली का दूसरा नंबर भी वही है जहां संतोष का है। अब इसी शक के बिना पे संतोष को पुलिस उठाती है। उठाने के बाद उससे पूछती है कि भाई साहब, माजरा क्या है, बताइए। संतोष, जब उसके पास सारे तथ्य थे, सपोर्ट सिस्टम था, और पुलिस ने बड़ी सख्ती से उसके साथ जब बात रखी, तो संतोष कुछ नहीं कहता और कहता है चलिए। संतोष अपने साथ पुलिस को ले जाता है फार्म हाउस पे। फार्म हाउस में उसी बाथरूम के पास ले जाकर वो इशारा करता है, और इशारा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर टाइल्स लग चुकी है, टाइल्स को तोड़ा जाता है, और उसमें से वैशाली की लाश निकलती है। पोस्टमार्टम होता है,
पोस्टमार्टम डीएनए मैच कराया जाता है, तो वैशाली का डीएनए मैच कर जाता है। सो ये कंफर्म हो चुका है कि वैशाली इस दुनिया में अब नहीं है। अब संतोष ने पूरी बात ऑलरेडी सबको बता रखी है। अब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उस पर केस चलाया, और केस चलाने के बाद वही जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं निर्दोष हूं, बट मुझे मौत से कम सजा मत देना। अब जज साहब चकरा जाते हैं, कहते हैं कि भैया तुम ये क्यों मांग रहे हो? यदि मौत की सजा दे दोगे तो मैं अपील करूंगा, क्योंकि मेरी जो सुनवाई होगी हायर कोर्ट में जल्दी होगी। और क्योंकि यदि मौत की सजा पे जो आखिरी मुहर जो है, कॉन्फर्मेशन जो है, वो हाई कोर्ट देती। और यदि आप मुझे उम्र कैद दे दोगे, मेरा केस लटकता रहेगा और मैं निकल नहीं पाऊंगा। इसीलिए सर मैं निर्दोष हूं, फिर भी मुझे मौत से कम सजा नहीं चाहिए, ताकि मैं आपकी सजा को चैलेंज कर सकूं। बट जज साहब मुस्कुराए और कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारा रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस तो है नहीं जिसकी वजह से मैं मौत की सजा दूं। मौत की सजा दोस्तों तभी मिलती है जब रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, मतलब एक क्रूरता की एक सीमा लांघ चुके हो। किसी बच्चे का आपने रेप किया और मर्डर कर दिया, वो हो सकता है, या आपने 20-25 कत्ल कर दिए, या आपने जैसे निर्भया केस था वैसा किया कुछ, तो इसमें मौत की सजा देती है। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में ही होता है, जो कि संतोष को मालूम था कि पहले तो उसका कोई रिकॉर्ड था नहीं, जिसके वजह से वो उसको मिल नहीं, फिर भी वो अपील करता रहा। तो जज साहब ने थक हार के उसको जो सजा सुनाई वो थी उम्र कैद की सजा। और संतोष उसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील की, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। दोनों कोर्ट ने उसको उम्र कैद को बरकरार रखा। अभी संतोष अभी भी जेल में है, अपनी सजा काट रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होने वाली है अभी पता नहीं। तो दोस्तों ये तो कहानी थी एक खूनी की, जिसने कहता है कि खून करने के बाद भी कहता है कि मैं निर्दोष हूं और मुझे मौत की सजा दो। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी की तैयारी मैं कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ये कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने परिवार का, अपना सबका ख्याल रखें। थैंक यू।